हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, इससे पहले हमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वन शॉट में अपलोड कर दिया है। आई होप कि आपने उसे देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और उस चैप्टर को अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं करा तो डेफिनेटली पहले वो चैप्टर अच्छे से पढ़िए, देन आप चैप्टर नंबर सेकंड में मूव कर रहे होंगे। एंड यस, आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर को वन शॉट में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला। यहाँ से 100% सवाल आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, एज इट इज सेड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे, वो फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में बताते हैं। कल के दिन एक मैनेजर क्या करेगा, कैसे वो डील करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में हमको बताते हैं। मैनेजरियल एक्शन हम कैसे अच्छे वे में ले सकेंगे, उसके बारे में बताते हैं। कैसे हम अपने डिसीजंस को बेटर वे में, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो हो, अच्छे से उसके प्रॉफिट बढ़े, उसके डिसीजन के बारे में हमको सारे के सारे बताता है क्या, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो ये तो रहा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब हम सीखते हैं इसके फीचर्स के बारे में, इसके नेचर के बारे में। तो सबसे पहले नेचर यहाँ पर को आता है, वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर स्मॉल और लार्ज। जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होंगे वो हर जगह एप्लीकेबल होंगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत बड़ी हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह, हर यूनिवर्स में या हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होंगे। फिर जो अगला है वो है जर्नल गाइडलाइंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो क्या है, एक जर्नल गाइडलाइन है। मतलब ये जनरली बोले गए हैं आपके एक्शन और डिसीजन मेकिंग के बारे में, बट ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम के। अगर आपको रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए, उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो आपने अपने अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर अगला है तीसरा, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, जो भी हम आगे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर की बहुत सारे जो प्रिंसिपल हैं वो ऐसे ही फॉर्म नहीं करे गए हैं। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा गया है, उसके बाद वो प्रिंसिपल फॉर्म हुए हैं। फिर अगला है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हर जगह आता है वर्ड, इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है डायनेमिक। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि मार्केट में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशन आएंगे, तो हमें वहां पर अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। फिर है अगला मैनली बिहेवियर। इसमें कहा गया है, सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, दे आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। यानी कि इसमें बिहेवियर के बारे में बात की है कि एक एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होगा, एक एम्प्लॉयर का बिहेवियर कैसा होगा। तो इसका क्या है, जो नेचर है वो है मेनली बिहेवियर का नेचर। फिर अगला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फीचर बन के आ जाता है। इसमें कहा गया है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दे सो दैट इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इट इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसका एक इफेक्ट होगा। कुछ ना कुछ हम काम करेंगे, उसके पीछे कॉज होगा और उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। यानी कि हम अगर ऐसा करेंगे तो उसका ये इफेक्ट होगा, हम ऐसा करेंगे तो उसका वो इफेक्ट होगा। तो यही बताता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जहां पर को कॉज की बात भी करी गई है और इफेक्ट, उससे आने वाला इफेक्ट की बात भी
करी गई है। अब है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। इसका मतलब है द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर्स टू टेक द राइट डिसीजन at the right time. They improve managers knowledge, ability and understanding of managerial situation. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है एक मैनेजर को आप राइट डिसीजन ले, राइट समय में ले, और कहीं ना कहीं इससे आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर को बहुत ज्यादा आ जाती है। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लगाते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो वहां आपके रिसोर्सेज वेस्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाय अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर्स कैन इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जहां पर को कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट मैक्सिमम हो, एक मैनेजर का वहां वही काम होता है और मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारी हेल्प करते हैं इस काम को अच्छे से करने में। फिर है साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम बायसनेस। यहाँ पर को कोई भी बायसनेस नहीं होगी, यहाँ पर को कोई भी फेवरिज्म नहीं होगा और प्रेजुडाइज नहीं होगा। मेकिंग देम मोर साइंटिफिक एंड रेशनल, यानी कि पहले से ही हम ऐसा नहीं सोच देंगे कि मेरे को इस सिचुएशन में ये वाली चीज करनी है, नहीं, हम उस सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेंगे। फिर है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर जनरल गाइडलाइन बट दे आर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनेमिक और फ्लेक्सिबल हमने आगे पढ़ा भी था। दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो डायनेमिक है, वो फ्लेक्सिबल है, हम उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हम लेके आ सकते हैं। फिर अगला है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कहीं ना कहीं फुलफिल करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली गाइड मैनेजर्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बट ऑल्सो हेल्प देम टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर को हमारी फुलफिल होंगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। हमने पढ़ा अगर मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है तो कहीं ना कहीं उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी, उसकी एजुकेशन, उसका सारी चीज़ें, रिसर्च भी इम्प्रूव होंगी। तो बच्चों यहाँ पर को जो आप फोटो देख रहे हैं वो है हमारे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के बारे में बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि इनका जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था और 1860 में इन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी और फिर इन्होंने काम करना शुरू करा और 1888 में ये बने मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी के, कोल बेस्ड कंपनी थी वो, और वहाँ उन्होंने जब काम करना शुरू करा तो कंपनी इंसॉल्वेंट होने के कगार पे थी, मतलब वो कंपनी खत्म ही होने वाली थी। बट इन्होंने वहाँ अच्छे से काम करा और कुछ प्रिंसिपल भी फॉर्म करे और जब 30 साल बाद वो रिटायर हुए तो वो कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कोल बेस्ड कंपनी बनी थी उस टाइम की। तो ये थे हमारे हेनरी फ्योल। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए जिससे उस कंपनी की तो ग्रोथ हुई और वहां से लेके उस टाइम के प्रिंसिपल आज भी हमारे काम आ रहे हैं। तो इसी वजह से हम फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो जनरली क्या होता है, फ्योल के बारे में हमको स्टोरी पता नहीं होती है तो थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं स्टोरी भी पता होनी चाहिए। तो आप देखते हैं हेनरी फ्योल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। इसको थोड़ा सा हम लोग याद करेंगे कि हेनरी फ्योल है वो है फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। ही इंट्रोड्यूस्ड अ जर्नल थ्योरी दैट कैन बी अप्लाइड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट एवरी डिपार्टमेंट, यानी कि जो इन्होंने जर्नल थ्योरी दी थी वो सारे के सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में और सारे के सारे डिपार्टमेंट में लगेंगे। तो यहाँ पर को इन्होंने करीबन 14 प्रिंसिपल दिए थे। यहाँ पर को नोट करने वाली बात यह है कि इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएंगे।
तो 14 प्रिंसिपल में जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। तो देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड देन असाइनिंग देम टू ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट वुड हेल्प इन टेकिंग द एडवांटेज टू स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क में जो मैनेजर है वो काम को, वो उस टास्क को डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट में, और जो डिवाइड किया हुआ वर्क है वो देता है वो किसी एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को। अगर एक स्पेशलाइज्ड पर्सन उस काम को करेगा तो वो बेटर तरीके से होने के चांसेस हैं उसके। तो अगर काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा तो काम जल्दी भी होगा और काम एक स्पेशलिस्ट द्वारा भी किया जाएगा। तो यही होता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल। फिर अगला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम सबसे पहले समझते हैं अथॉरिटी होता क्या है। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। मतलब अथॉरिटी मतलब होता है पावर, पावर पावर टू टेक डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे पास पूरी की पूरी पावर रहेगी कोई भी काम करने की। तो यहाँ पर को अथॉरिटी मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन टास्क ऑन टाइम। यानी कि आपको कुछ टाइम पे काम करने के लिए दिया गया होगा, तो आप अगर उस काम को टाइम पे कर देते हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि किसी भी और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर इन दोनों का एक अच्छा बैलेंस होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर पाएगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाएगी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वहां पर को काम अच्छे से कर ही नहीं पाएगा, डिले होते रहेगा, काम बाद में होते रहेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो किसी के पास पावर ही नहीं है तो काम भी वहां पर भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पावर, एक बैलेंस होना चाहिए। फिर है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन मतलब आप सभी को पता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना। अगर एक पर्सन रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज के, तो वहां पर को डिसिप्लिन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्कूल जाते हैं तो हर एक स्कूल के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनको तो वही यू आर ए डिसिप्लिन बॉय और गर्ल। तो हमें ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसको हमें फॉलो करने हैं। जो अगला प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है हमें, कि जो एम्प्लॉय है वो हमेशा एक बॉस से ही ऑर्डर रिसीव करने चाहिए। अगर जो एम्प्लॉय है वो एक से ज्यादा बॉस के ऑर्डर सुनेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसका मैं एक और एग्जांपल, एक और चीज बता देता हूं कि जो एक एम्प्लॉय है वो एक बॉस का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए उसमें। अगर उसके एक से ज्यादा बॉस है, मान लो बॉस यहाँ पर को एक और आ जाता है, एक और बॉस आ जाता है, तो हर कोई उसको अलग अलग काम करने को कहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले इस बॉस की बात मानूं या इस बॉस की बात मानूं या इस बॉस की बात मानूं। तो एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस मिलना चाहिए, या एक बॉस एक से ज्यादा एम्प्लॉय को भी ऑर्डर दे सकता है। बट जहां पर को दो बॉस आ जाएंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा वो पर्सन की मैं पहले किसकी बात मानूं। तो ये प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी आंसरेबल टू वन सुपीरियर ओनली। सिर्फ एक एम्प्लॉयर होना चाहिए किसी भी आदमी का, जो मेरा बॉस होना चाहिए वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर मेरे दो बॉस होंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा पहले किसकी बात मानूं। इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड एंड विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड whose order must be executed first। अगर मेरे एक से ज्यादा बॉस होंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं। तो एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हमने अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू समझ लिया। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो डायरेक्शन है वो एम्प्लॉयर्स का सारे के सारे
ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का सबका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए और वो डायरेक्शन है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस which would give them a reasonable standard of living and at the same time it must be within the paying capacity of the organization। remuneration of employees, इसका क्या मतलब है कि जो employees हैं उनको fair wages मिलना चाहिए, एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, जितने घंटे वो काम कर रहे हैं एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग तो उनको पैसा मिलना चाहिए, और उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी घाटा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय है, मान लो 50,000 का काम कर रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको 50,000 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख देता है तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल के लिए घाटा है। अगर वो सिर्फ 20,000 देता है तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज के लिए घाटा है। तो ना एम्प्लॉयज का घाटा होना चाहिए, ना बिजनेस का घाटा होना चाहिए, उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का घाटा होना चाहिए, ना वहां काम करने वाले लोगों का घाटा होना चाहिए, ना उस ऑर्गेनाइजेशन का घाटा होना चाहिए। तो एक बैलेंस बना के चलना है। एक ऐसी सैलरी बॉस उनको देगा जिससे ना एम्प्लॉयज को कम लगे और ना ऑर्गेनाइजेशन का घाटा हो। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी शुड सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर को उसका इंटरेस्ट सबसे पहला होना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब किसी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फुलफिल करा जाएगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल करा जाएगा, उसके बाद हम पर्सनल गोल पे जाएंगे। फिर है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन refers to concentration of decision making authority to the top level management only। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि पावर जो होगी वो किस पे होगी? सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पे। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे पावर होगी। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इवन टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। हर लेवल पे पावर और हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ पावर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टॉप वालों के पास है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब लोगों के पास पावर है। मतलब कि एक बैलेंस होना चाहिए दोनों में, पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। फिर है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई भी बात होगी तो एक पर्टिकुलर पाथ से फॉलो होते होके जाएगी। मतलब यहाँ पर को अगर कोई हमने बात रखनी है तो ये एक प्रॉपर पाथ होगा, या ये एक प्रॉपर पाथ होगा अपनी बात को रखने का। अगर कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो मान लो डी को एक बात बतानी है जी को और इमरजेंसी आ गई, तो इतना बड़ा पाथ फॉलो ना करके एक शॉर्टकट ले लेगा कभी कभी, या इन केस ऑफ इमरजेंसी शॉर्टकट लिया जाएगा। और जब ये शॉर्टकट लेते हैं उसको हम बोलेंगे आपका गैंग प्लैंक। अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं। The hierarchy steps shall be from the top to the lowest. This is necessary so that every employee knows his or his immediate superior and also she should be able to contact anyone if needed। मतलब कि कोई भी जो बात पहुंचानी है वो हेरार्कियल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप वे में पहुंचानी पड़ेगी। और अगर इन केस ऑफ एनी शॉर्टकट, एक शॉर्टकट लिया जाएगा जिसे हम बोलेंगे गैंग प्लैंक। तो बच्चों जो अगला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी एन ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि हर एक चीज का एक निर्धारित स्थान होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में लाइब्रेरी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगी, प्रिंसिपल ऑफिस एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगा। अगर आपको प्रिंसिपल सर चाहिए या प्रिंसिपल मैम चाहिए तो आपको पता होगा कि यार उसी जगह पे वो मुझे मिलेंगे। अगर आपको बुक्स चाहिए तो आपको पता है कि लाइब्रेरी में जाकर ही मुझे बुक्स मिलेंगे। इसका एक और सिंपल रीजन ये है कि अगर हर चीज का ऑर्डर हमें
पता है तो हमारा कहीं ना कहीं समय बचेगा। अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हमें पहले से ही फिक्स पता होगा कि ये चीज़ हमें यहीं पर मिलेगी, जिससे हमारा जो बचा हुआ टाइम है वो हम कहीं और लगाएंगे और हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी उस चीज़ से बढ़ेगी। फिर है अपना इक्विटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। फेयर वेजेस बीइंग ट्रीटेड इक्वली एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। फेयर वेजेस मिले सबको और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सभी को, ऐसा होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल शुड बी selected and appointed after due and rigorous procedure. Once selected, they should be kept at their post या position for a minimum fixed tenure. इसका मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय को, एक पर्सनल को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से हमने सेलेक्ट करना है, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हमने उसे सेलेक्ट करना है, और अगर एक बार वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको एक मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर, एक मिनिमम टाइम तक तो हमने उस पोजीशन में रखना ही है। ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई एम्प्लॉय को लाया और उसके फ्रीक्वेंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट हम उसको जॉब से निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक पर्सनल स्टेबिलिटी आनी चाहिए उसको, स्टेबिलिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए उसको। फिर है हमारा इनिशिएटिव। According to this principle, employees at all levels should be encouraged and given an opportunity to take initiative in making and executing the plan. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर एम्प्लॉय को इनिशिएटिव देना है, हर एम्प्लॉय को हमने बोलना है कि आप आके इनिशिएटिव लो, आप आके पहला कदम उठाओ, किसी भी काम को प्लान बनाओ और अपने आइडियाज हमें बताओ। ऐसा नहीं कि हम टॉप लेवल पे हैं तो हम अपना सारे के सारे आदेश उस पर थोपेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स कहता है हमें मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। यानी कि आई इज चेंज इनटू वी। यहाँ पर को इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं वाला जो भावना है, मैं वो नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। आई इज चेंज इनटू वी। एक हार्मनी के साथ हमने काम करना है, मिल बांट के हमने इसमें काम करना है। चलिए, हमने पढ़े अभी अभी फेयोल्स प्रिंसिपल। फेयोल के हमने 14 प्रिंसिपल अच्छे से पढ़े, इन्हें आपने बाय हार्ट याद करना है कि ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफडब्ल्यू टेलर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमें ये याद रखना है कि जो एफडब्ल्यू टेलर है वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था हेनरी फेयोल, वो थे हमारे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये है हमारे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ये हमारे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। और एफडब्ल्यू टेलर हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ही मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको ये बोलेंगे। इसको मैं यार मार ही देता हूँ साले को, हट साला। चलिए, टेलर gave 4 principles of scientific management. Science not rule of thumb, harmony not discard, cooperation not individualism, development of each and every person to his her great efficiency and prosperity. जो हेनरी फ्योल थे हमारे इससे पहले, उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, इन्होंने 4 प्रिंसिपल और 5 टेक्निक दिए। तो पहले हम 4 प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। This means using scientific method to find the best way to do task instead of relying on old habits and guesses. मतलब कि जो भी काम किया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से लिया जाएगा, प्रॉपर रिसर्च के साथ लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें तो ये लगता था, हमें तो ये इंट्यूशन आई थी, ये सारी चीजें नहीं होगा। प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से काम किया जाएगा। It involves studying work process carefully and using data to take decisions. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency, and this method substitute the rule of
थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर का मानना ये था कि एक बेस्ट मेथड होगी जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और वो मेथड कैसे पता चलेगी हमको? प्रॉपर रिसर्च के साथ। तो ये हो गया हमारा रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फिर है अगला हार्मनी नॉट डिस्कर्ड। इसका क्या मतलब है? देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी between management and workers. For this, Taylor insists on mental revolution, which means a change in mindset of both management and workers. It implies management should share gains with workers and workers should work hard for the betterment of business. इसका क्या मतलब है कि टेलर का मानना ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जो काम हो वो हो प्रॉपर हार्मनी के साथ, यानी कि प्रॉपर मेल जोल के साथ। और एक उन्होंने मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में भी बात करी थी, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। बस अभी इसमें ये समझ लो कि माइंडसेट चेंज करने के बारे में यहाँ पर को बात करी थी टेलर ने, प्रॉपर मेल जोल के साथ काम करेंगे। फिर जो अगला है वो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो प्रिंसिपल है वो है दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कर्ड। इसी का एक्सटेंशन वर्जन है ये। इसमें हमें कहता है कि कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, यानी कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। कंपटीशन के साथ कोई भी काम नहीं किया जाएगा, प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ, प्रॉपर साथ में लोगों को साथ लेके चलेंगे तभी काम हो पाएगा। कोऑपरेशन के साथ लेबर और मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए। फिर जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड and then assigned work as per his specialization. In any case, if training is required, it should be given as efficient employees would produce more and earn more. इसका क्या मतलब है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बढ़ती है तो उसका क्या मतलब होता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है तो वहाँ के एम्प्लॉयज बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। अगर एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है तो प्रॉपर उनको यहाँ पर को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर एम्प्लॉयज हमारे एफिशिएंट होंगे, हमारे एम्प्लॉयज एजुकेटेड होंगे, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही वो काम ज़्यादा करेंगे और हमें अर्निंग ज़्यादा मिलेगी। तो अब यहाँ पर को आएंगे हमारे कुछ ना कुछ टेक्निक्स। बेसिकली 5 टेक्निक है जो कि हमें टेलर साहब ने दिया है। Along with scientific principle, Taylor developed some scientific techniques also. क्या क्या टेक्निक है? फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर आता है फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। फिर है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, और लास्ट है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक वो है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। It is the extension of the principle of division of work. Since a single person cannot possess all the qualities like intelligence, education, honesty, etc., Taylor advocated functional foremanship through 8 foremen to guide workers under the planning and production department. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टेलर ने बोला है कि एक आदमी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो टेलर ने क्या करा? 8 भागों में इसे विभाजित कर दिया गया है, यानी कि उसने 2 हमारे डिपार्टमेंट बनाए, एक बनाया उसने प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक बनाया उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करा एक को। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिस्प्लेनियर। और उस प्रोडक्शन में आया स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, यहां पर से सवाल आता है। तो सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली प्लान किया जाएगा, काम कैसा होगा, क्या क्या चीजें करेंगे। यहाँ पर को सारी की सारी चीजें माइंडसेट बेस्ड होंगी, माइंडसेट के ऊपर बात होगी, और यहाँ पर को एक्चुअल में काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। ये लोग काम नहीं करेंगे, ये लोग सारी की सारी चीजें प्लानिंग करेंगे, माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, और ये लोग सिर्फ काम करेंगे और प्लानिंग दिमाग अपना नहीं चलाएंगे। समझ आ रहा है? इन दोनों का काम अलग अलग है। तो सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन को लेके
बात करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन को लेके जो भी वर्कर्स को दिया जाएगा। रूट कलर को होता है टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे होगा, क्यों होगा, किन तरीके से बेस्ट वे में प्रोडक्शन होगा, ये सारी की सारी चीज रूट कलर डिसाइड करेगा। फिर है टाइम एंड कॉस्ट कलर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट्स, यानी कि टाइम पे काम हो और कॉस्ट हमारी कम से कम लगे, ये काम होगा टाइम एंड कॉस्ट कलर का। फिर है डिसिप्लिनियर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स, क्योंकि डिसिप्लिन भी हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी का ख्याल कौन रखेगा, डिसिप्लिन। फिर अगला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहला है स्पीड बॉस, ये रिस्पॉन्सिबल है टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, यानी कि हमारा जो काम है वो टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी स्पीड बॉस की। फिर है गैंग बॉस का, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क, यानी कि ये काम को रेडी करेगा कौन, गैंग बॉस। और रिपेयर बॉस करेगा कि क्या उसमें कोई रिपेयर की जरूरत है, क्या वो वर्किंग कंडीशन में है नहीं है। फिर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ये क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन करेगा, क्वालिटी हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है काम में, तो कहीं ना कहीं काम की क्वालिटी वो इंस्पेक्टर जांच करेगा। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है कि सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी भी काम को करने का कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होगा, ऐसा नहीं कि हम कोई भी टूल्स यूज कर लें, कोई भी मशीनरी यूज कर लें, ऐसा नहीं, प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होगा, इससे नीचे हम उस चीज को यूज नहीं करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि काम को सिंपल रखा जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा ऑल द अननेसेसरी वर्क, सिंपल तरीके से काम किया जाएगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको और कैसे सिंपल बनाया जाएगा इस पे काम करेगा। फिर जो अगला है हमारा वो है हमारी वर्क स्टडी, वर्क स्टडी के बारे में, वर्क स्टडी होता है फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का सम। अब हम इन चार स्टडी को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा फटीग स्टडी, फटीग मतलब होता है थकान। तो ये कहता है इट डिटरमाइंस द अननेसेसरी रेस्ट इंटरवल्स टू प्रिवेंट टायर्डनेस एंड मेंटेन वर्कर एफिशिएंसी इन कंप्लीटिंग अ टास्क, जो भी वर्कर है वो थक क्यों रहा है और कैसे उसकी हम एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करें, ये हमारा फटीग स्टडी कहेगा। दिस कुड हेल्प द वर्कर टू रीगेन हिज स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। अगर हम फटीग का मेन रीजन जाने तो कहीं ना कहीं ये वर्कर के लिए बेटर होगा, जिससे वो अपना क्या करेगा, रीगेन करेगा स्टेमिना को और अच्छे से काम करेगा। फिर है मेथड स्टडी, इट एम्स टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म अ जॉब, हर काम को करने का कोई बेस्ट तरीका होता है, तो मेथड स्टडी हमें हेल्प करेगा टू फाइंड द बेस्ट मेथड। फिर है मेथड स्टडी, मेथड स्टडी हमने यहाँ पर को बात कर दी थी। फिर अगला होगा हमारा टाइम स्टडी, टाइम स्टडी इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, हर काम को करने का क्या होगा, एक प्रॉपर टाइम होगा, स्टैंडर्ड टाइम होगा। टाइम स्टडी से हम यही हेल्प करेंगे कि हमारा जो काम है वो टाइमली हो रहा है नहीं हो रहा है। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, तो एक हमें स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा जॉब करने का। फिर है मोशन स्टडी, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ वर्कर्स मूवमेंट टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ डूइंग अ टास्क एंड फाइंड द बेस्ट जॉब मेथड। इसका क्या मतलब है कि अननेसेसरी जो मूवमेंट हो रहे हैं उनको कट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉय है वो कुछ मान लो पेंट कर रहा है, अगर वो पेंट कर रहा है फिर वो उधर पेंट का ब्रश रखा है उसे लेने जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी मूवमेंट है, उसकी जगह हम ब्रश को यहीं पर रखें और यहीं पर से उठा के वो पेंट करे, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है हमने अननेसेसरी मूवमेंट्स को। और वर्क स्टडी ये सारे स्टडी का सम हो जाएगा। फोर्थ हमारा डिफरेंशियल पेस वेज सिस्टम, इट एम्फेसाइज ऑन पेइंग डिफरेंट रेट्स ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज, यानी कि जो पैसा होगा वो ऐसा नहीं कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज दोनों को बराबर मिलेगा, नहीं, एम्प्लॉय जो ज्यादा काम कर रहा है उसके ज्यादा पैसा और जो इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेंटल रिवॉल्यूशन, इट मीन्स अ टोटल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अदर फ्रॉम
competition to cooperation. Mental revolution requires that management should create suitable working condition and employees do work with full devotion. इसका क्या मतलब है कि कंपटीशन को चेंज करना है कोऑपरेशन में। मतलब मैनेजमेंट सोचता है कि हमारे वर्कर्स तो बहुत ही बेकार है और वर्कर सोचता है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत बेकार है, तो इनका जो माइंड है वो हमें शिफ्ट करना है। तो वो माइंड शिफ्ट कैसे होगा? प्रॉपर जब हम कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉपर हम अपना अच्छे से काम करेंगे और मैनेजमेंट वाले अपना अच्छे से काम करेंगे, तो मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल शिफ्ट आएगा। और कहीं ना कहीं अगर फुल डिवोशन के साथ काम करेंगे तो हमारा ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होगा। तो ये थे हमारे 5 टेक्निक्स FW टेलर के और हेनरी फ्योल के। हमने 14 प्रिंसिपल आगे देख लिए थे। तो बच्चों यहीं पर वो हमारा चैप्टर, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी आप लोगों ने देखना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर को सारे के सारे अपडेट्स आते रहते हैं। और अगर कॉमर्स सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक, शेयर और कमेंट, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ कमेंट्स ज़रूर करना। और जिसने भी हमारी बिजनेस स्टडीज़ की बुक नहीं ली है, बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स ले लें। हमने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स उसमें लिखे हैं, डेफिनेटली 100 में से 100 लाने में आपकी ये हेल्प करेगा। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन 2 चैप्टर को अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। अब मैं अगले चैप्टर में मिलता हूँ आपसे, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट।